गुड आफ्टरनून। स्टार्ट कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट 2011। बात मत करिए प्लीज। अब देखो, इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है उसके दो तीन रीजंस आपको बताता हूँ। जिन्होंने हिमाचल का पेपर देना है उनके लिए तो ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। हिमाचल के एग्जाम में क्रिमिनल लॉज में जैसे बाकी स्टेट का एग्जाम होता है ना, वहां तो सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस वगैरह ही होता है पार्ट ऑफ सिलेबस। ये भी उसमें पार्ट ऑफ सिलेबस है। सिर्फ ये नहीं, इसके साथ फॉरेस्ट एक्ट भी रहेगा, वाइल्ड लाइफ भी रहेगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कुछ पार्ट रहता है, और एक अभी नया कुछ उन्होंने सिलेबस में ऐड कर दिया। तो ये 5 सब्जेक्ट कह लीजिए या 5 टॉपिक कह लीजिए एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। अब आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, देखिए जो ये 5 के 5 टॉपिक है ना, हिमाचल की बात कर रहा हूं सिर्फ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में तो आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। और बिलीव मी, प्रीलिम्स में बहुत सिंपल पूछा जाता है। आप जो ये पढ़ोगे ना, इसके बाद जो मैंने आपको पढ़ाया, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो उससे बाहर पूछा जाएगा। प्रीलिम्स में जब आप क्रिमिनल लॉ वाला पेपर अटेम्प्ट करोगे, लोकल लॉज अगर आपको अच्छे से आते हैं, हिमाचल का प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। लोकल लॉज नहीं आते, हिमाचल का प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। एक बारी देखने में ये लगता है कि अरे इतने सारे एक्ट हमें एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, छोड़ो 4 5 10 तो वैकेंसी है हिमाचल में, क्या देना पेपर। रियलिटी बता रहा हूं। बट जब आप इसको कर लेते हो ना, फिर आपको समझ आएगा अरे कुछ भी नहीं है इसमें। आपने मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया हुआ है या किसी छोटे एक्ट की बात कर लीजिए, ये उससे भी छोटा है। देखने में भले इसमें 80 अराउंड सेक्शंस दिए हुए हैं, बट आपको इसमें राइटिंग वाला पोर्शन बहुत कम होगा। सिर्फ चीजें समझनी है, और बहुत एक सिस्टमेटिकली वे में दिया हुआ है। प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट सेक्शन पूछ लेगा, डायरेक्ट आपसे चैप्टर नंबर पूछ लेगा कि ये चीज कहाँ पे कौन से चैप्टर में दिया हुआ है। तो प्रीलिम्स के लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब जब मेंस में आएगा तब क्यों है ये इंपॉर्टेंट। हिमाचल के मेंस में आपके पास 8 क्वेश्चंस आते हैं जो मेंस का पेपर होगा। उसमें आपको 8 में से 7 अटेम्प्ट करने होते हैं। ऐसा कुछ रहता है वहां पे, 7 नहीं, सॉरी, 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। 8 क्वेश्चंस इन टोटल होंगे, 7 या 8 चेक कर लेना। अगर 8 क्वेश्चंस इन टोटल है, उसमें से आपको सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने हैं। एक कंडीशन वहां पे होती है कि इतने क्वेश्चन एक यूनिट में से होने चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन भी है साथ में। अब ये 8 है या 7 है, ये जरूर चेक कर लेना एक बारी। अब आप देखिए, जब आप क्रिमिनल लॉ का पेपर कर रहे होगे ना, वहां पे जो ये 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, उसमें से ये 3 यूनिट्स वगैरह में डिवाइड किए होते हैं इन्होंने, यूनिट्स में डिवाइड किए होंगे। उस यूनिट में जो थर्ड वाली यूनिट होती है या सेकंड जो भी यूनिट होगी, उसमें एक्साइज का भी क्वेश्चन होगा, उस यूनिट में फॉरेस्ट का भी क्वेश्चन होगा, उस यूनिट में वाइल्ड लाइफ वाला भी क्वेश्चन होगा। देख लेना यूनिट वाइज किस तरह से डिवीजन है उसमें। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बाकी छोड़ सकते हो, एक्साइज सिंपल है। मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊं तो मैं यही करके जाता था। मेंस में मैं वाइल्ड लाइफ नहीं पकड़ता था, बड़ा एक्ट है वो। मेंस में मैं फॉरेस्ट भी नहीं करता था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सिर्फ चैप्टर 17 इज पार्ट ऑफ द सिलेबस हिमाचल प्रदेश के लिए। तो सिर्फ वो इतने अच्छे से किया था कि ये तो करना ही करना है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। और एक्साइज बहुत अच्छे से किया हुआ कि ये भी करना ही करना है, बहुत कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए। और बाई चांस अगर कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी भी वहां पे वाइल्ड और फॉरेस्ट वगैरह में से, तो इतना तो आपने पढ़ा ही होगा ना कि आप अटेम्प्ट कर पाओगे। रिवाइज तो करके जाओगे, बट जितना थॉरली इसको करके जाओगे, इसमें केसेस भी याद कर रहे हो, उसमें मत करना। बेयर एक्ट आपको मिलते हैं, खोलोगे तो सब कुछ आपको एकदम से रिकॉल हो जाएगी चीजें वहां पे। कहने का मतलब है, आप ठीक है पिक एंड चूज कर सकते हो कुछ एक्ट जो आपको ठीक लगेगा। लाइक वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छा लगता है कईयों को, है भी है, इससे थोड़ा इजी भी कह सकते हो। ये बॉयज को थोड़ा अच्छा लगता होता है, ठीक है। गर्ल्स को भी आजकल तो अच्छा लगता ही होता है। ठीक है, अच्छी चीजें इसमें दी हुई हैं कि कैसे। अरे एक्साइज एक्साइज एक्ट है तो अच्छी चीजें दी है ना। कब लगेगी एक्साइज ड्यूटी। तो ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। छोटी छोटी क्लासेस करेंगे, 1 1 घंटे की कर लेंगे डेली की क्लास, ये नहीं कि आप बैठे हुए 1.5 1.5 घंटा। और अराउंड 15 डेज में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं हम हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट।
देखिए एक्ट का नाम है द हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट 2011। द हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट 2011 received the assent of the President of India on 19th of July 2012 and was published in Hindi and English in the Rajpatra Himachal Pradesh 18th of August 2012। दोनों डेट्स आपको याद रखनी पड़ेगी फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। हिमाचल में डायरेक्ट क्वेश्चंस आने हैं आपको यहां से। वो पूछ सकता है कि जो एचपी एक्साइज एक्ट है आपका, उसने प्रेसिडेंट की असेंट कब लिया। एक तो याद रख लेना प्रेसिडेंट की असेंट है यहाँ पे एक्साइज में। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी देगा कि रिसीव द असेंट ऑफ गवर्नर ऑन दिस डेट, डेट भी सेम दिया होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये याद रख लेना, प्रेसिडेंट की असेंट कौन सी डेट को, 19th ऑफ जुलाई, 19th ऑफ जुलाई 2012 यानी कि नेक्स्ट ईयर। फिर राजपत्रा में इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों लैंग्वेजेस में ये पब्लिश होता है गैजेट में। कौन सी डेट को, 18th ऑफ अगस्त, मतलब जुलाई के नेक्स्ट मंथ में 18th ऑफ अगस्त 2012 को। डेट्स हैं, याद रखनी पड़ेगी, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, बस बता दिया कि इंपॉर्टेंट जो चीजें पूछी जा सकती हैं वो मैंने आपको हाईलाइट कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, गवर्नर की बात नहीं हो रही। हाँ अभी आ गया, आगे देखिए। एन एक्ट टू कंसोलिडेट, अमेंड एंड अपडेट the law relating to the first production, manufacture, possession, import, export, transport, purchase and sale of intoxicating liquors and levy of duties of excise and काउंटरवेलिंग ड्यूटीज ऑन एल्कोहलिक लिकर्स। यहां पे देखो दो चीजों की वो बात कर रहा है आपसे, मतलब जो ये एक्ट है इसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, बेसिकली पर्पस, ये एक्ट क्यों बनाया गया, किस चीज से डील कर रहा है। एक्ट इसलिए बनाया गया, इसको क्या करना है, पहले तो कंसोलिडेट करना है जितने भी सेल ऑफ लिकर, मैन्युफैक्चर ऑफ लिकर, प्रोडक्शन ऑफ लिकर या फिर पोजेशन ऑफ लिकर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ लिकर से रिलेटेड जितने भी लॉज थे एक जगह पे कंसोलिडेट करना, या फिर टाइम एंड अगेन उसको क्या करना, अमेंड करना। दिस इज द पर्पस, कंसोलिडेट करना, अमेंड करना, अपडेट करना। लॉ रिलेटिंग टू, किससे रिलेटेड लॉ, लिकर तो पता है ना क्या होती है, सबको पता है। लिकर उसकी प्रोडक्शन से रिलेटेड, उसकी मैन्युफैक्चर से रिलेटेड, उसके पोजेशन से रिलेटेड। आपके पास अगर लीगल, आपने देखा है कई बार कईयों ने घर पे बार बनाया होता है, पंजाब वगैरह में ज्यादा होता है, तो अगर किसी ने घर पे बार बनाया हुआ है ना तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, बिकॉज यू आर पोजेसिंग लिकर, आप पोजेशन कर रहे हो लिकर का। वो जो लाइसेंस है कहां से मिलेगा आपको, एक्साइज डिपार्टमेंट से। वो लाइसेंस, परमिट, पास के बारे में हम सब पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो लिकर है उसकी आपने प्रोडक्शन करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, पोजेशन अपने पास रखना है आपने, या किसी फैक्ट्री में पोजेस हो, मैन्युफैक्चरिंग के बाद उन्होंने पोजेशन किया हुआ है, या फिर उसका इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ, नॉट आउट ऑफ कंट्री, अपनी स्टेट से बाहर भी अगर भेजना है, मतलब लेके आना है वहां पे, तो वो इंपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट मतलब भेजना है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, विद इन द स्टेट अगर ट्रांसपोर्ट भी होता है ना लिकर, तो उसके लिए भी परमिट, पास वगैरह लगते हैं। ऐसे नहीं कि गाड़ी में डाला और ले चले उसको, ठीक है। उसके रिगार्डिंग रूल्स आपको दिए हुए हैं। परचेज एंड सेल ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स, किस तरह से परचेज होगी, कौन परचेज कर सकता है, कौन सेल कर सकता है। अगर किसी को सेल करनी है तो उसको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, कहां से मिलेगा लाइसेंस, क्या उसकी कंडीशंस है, वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर लेवी ऑफ ड्यूटीज ऑफ एक्साइज एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटीज, जो लिकर होती है ना, इनके ऊपर दो तरह की ड्यूटीज लगती है जब हम उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं।
उसके ऊपर ड्यूटीज लगती हैं दो तरह की, एक होती है एक्साइज ड्यूटी, एक होती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। एक्साइज तो पता है आपको क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगती है सिर्फ, पहले तो सभी पे लगती थी, अब तो चलो जीएसटी वगैरह आ गया ना आपके पास। पहले ये इनडायरेक्ट टैक्सेस का पार्ट हुआ करता था, अगर आप कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसके ऊपर क्या लगता था, एक्साइज ड्यूटी। तो अगर अभी आज की डेट में लिकर मैन्युफैक्चर हो रही है, तो लिकर जितनी अमाउंट की आपने मैन्युफैक्चर की है उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्साइज ड्यूटी लगाएगी। कितनी एक्साइज ड्यूटी कब लगानी है उसके लिए पॉलिसीज बनती है। आपने वो अरविंद केजरीवाल वाला केस सुना होगा, वो एक्साइज पॉलिसी के कारण ही तो प्रॉब्लम में फंसा। ठीक है, तो एक्साइज पॉलिसीज क्या होती है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कितना कब टैक्स लगाना है लिकर के ऊपर। जो भी हमारी स्टेट में लिकर मैन्युफैक्चरर्स हैं, लिकर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, वो एक्साइज ड्यूटी लगा करती है। ये क्लियर हो गया आपको, एक्साइज ड्यूटी। एक होती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी कब लगा करती है, वो देखिए जरूरी नहीं है कि मैं हर बारी मैन्युफैक्चर करूंगा उस चीज को, मैं बाहर से इंपोर्ट भी तो कर सकता हूं। अब हम जब आप कभी देखना, मैंने तो कभी नहीं देखा, वैसे आप देखना, मुझे वैसे पता है, विस्की की बोतल होती है ना, या वोडका या किसी भी चीज की बोतल होगी, उसके नीचे ना लिखा होता है कि मैन्युफैक्चर्ड इन दिस कंट्री। ठीक है, जो भी कंट्री में वो मैन्युफैक्चर हुआ है, तो वो कंट्री का नाम या वो लिखा होगा कि कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है वो। तो अगर सपोज करो कोई स्कॉटलैंड में विस्की बनी है और मुझे उसको हिमाचल में भी तो बिकती है ना स्कॉटलैंड वाली भी, तो अब वो कैसे, जो वेंडर है वो बेचेगा, कैसे बेचेगा, उसको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो जो बाहर से इंपोर्ट कर रहा है उस विस्की को, अब सपोज कीजिए बाहर की कंट्रीज यहाँ पे पता क्या कर सकती है, बाहर की कंट्रीज क्या कर सकती है, वो अपना जो डंप होता है ना, समटाइम्स क्या होता है, अपना जो डंप होता है उसको सस्ते में इंडिया में भेजेगी, ताकि जो हमारी इंडस्ट्रीज है ना यहाँ पे वो जीरो हो जाए। हमारी जो इंडस्ट्रीज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंट्री मेड जो लीकर है वो बिक रही है 1,000 रुपए की बोतल, और जो बाहर वाले हैं वो कह रहे हैं कि हम तो ये इंपोर्टेड वाली आपको दे देंगे 200 रुपए में। 100 रुपया इस पे टैक्स लगाइए या ना भी लगाइए, जितना भी लगेगा, तो उसके अगर बराबर टैक्स लगने लग गया वहां पे, तो टैक्स तो कम लग रहा है, अगर उस पर सपोज 100 रुपया भी लगा तो 300 की मिल रही है, और जो कंट्री मेड वाली है वो महंगी मिल रही है, तो सब अच्छी वाली मतलब बाहर वाली पियेंगे, ऐसा हो जाएगा। काउंटर वेलिंग का क्या मतलब होता है यहाँ पे, ये इसका पर्पज है कि जब हम चीज को मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, बाहर से अपनी कंट्री में मंगवा रहे हैं, उसको काउंटर करने के लिए कहीं वो बाहर वाली जो कंट्री वाले लोग हैं वो डंप ना कर दें अपनी चीजें हमारे यहाँ पे, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज को फर्क ना पड़े। तो ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन से इंपोर्ट पे कितनी लगनी है, कब कितनी लगनी है, और ये बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो नॉर्मल एक्साइज ड्यूटी होगी ना, जो हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चर हो रही है। दिस इज द रीजन कि जो इंपोर्टेड वाली, यानी कि जो इंग्लिश वाइन वगैरह या विस्की वगैरह होती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है, और जो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड होती है वो थोड़ी सस्ती होती है, क्योंकि उस पर एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है। जो इंपोर्ट कर रहे हैं क्या लगेगा, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। इसका मीनिंग तो क्लियर हो गया। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, इसका पर्पज है कंसोलिडेट कर रहा है, ये एक्ट अमेंड कर रहा है, अपडेट कर रहा है लॉ रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पोजेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, परचेज एंड सेल ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स एंड लेवी ऑफ ड्यूटीज, एक्साइज एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटीज ऑन एल्कोहलिक लिकर्स। इन चीज को मैनेज किया जा रहा है। अब आपको लग रहा होगा इतनी सारी टर्म्स याद करनी पड़ेगी, सेल, परचेज, मैन्युफैक्चर, ये आपको याद हो जाएगी। क्यों, पूरे एक्ट में हमने यही पढ़ना है। जब 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे डिटेल में हम, तो वैसे ही याद हो जाएगी हमें। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। आने वाली क्लासेस में हम ये पढ़ेंगे कि अगर किसी को लिकर वगैरह मैन्युफैक्चर करनी है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, कहां से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्या क्या करना पड़ेगा। अगर इलीगली कर रहे हो आप तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या पेनल्टीज वगैरह हो सकती है, कौन इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखता है, किसी को अगर सेल करना है तब क्या सिचुएशन होगी, किसी को परचेज करना है, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो उन सब में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इस पूरे एक्ट में पढ़ेंगे हम। ठीक है, आगे देखिए। बी इट एनेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश इन दी
छोड़िए, आगे चलिए। प्रिलिमिनरी चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट। शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड दिया होता है ना यहाँ पे। दिस एक्ट में बी कॉल्ड हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट 2011। और कहाँ एक्सटेंड होगा ये? ओनली टू द बाउंड्रीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। हर स्टेट का अपना एक्ट है, हर स्टेट का अपना एक्ट है। पंजाब के लिए पंजाब एक्साइज एक्ट लगेगा, हरियाणा में हरियाणा एक्साइज एक्ट लग जाएगा। प्रोविजन जो है वो सेम होगी सबकी। मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ड्यूटीज, ये सब चलेगा सेम। सिर्फ सेक्शंस ऊपर नीचे हो जाएंगे, यानी कि जो बेस है वो सेम रहने वाला है। इस एक्साइज एक्ट को पढ़ने के बाद आप किसी भी स्टेट का एक्साइज एक्ट अगर पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आगे देखिए। सेक्शन सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। रीजन, इसके बिना आपको पेपर नहीं आएगा, पहले ये बता देता हूं आपको। इसके बिना आप पेपर नहीं करोगे वहां पे। इतनी ज्यादा आपको यहाँ पे डेफिनेशंस दी है तो वो तो पूछी जाएंगी आपसे। इतनी ज्यादा आपको यहाँ पे डेफिनेशंस दी है, वो पूछी ही जानी है वहां पे। सिंपल पूछता है कि बताइए कि ये कौन से सेक्शन में डिफाइंड है। डेफिनेशन मैक्सिमम जो होते हैं एक्ट सेक्शन 2 में होती है। 2 आगे फर्दर क्लॉज कौन सा है, ABCD, वो आपको याद रखने पड़ेंगे, हो जाएंगे याद। बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। ज्यादा डेफिनेशन है, 25-26 से भी ज्यादा है, बट हो जाएंगे। जब आपको पता है कि इतना पढ़ के क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में, तब तो आप कर सकते हो ना। तो ये कंफर्म्ड क्वेश्चन है। यहाँ से है क्या डेफिनेशन, मैं डिटेल में बता रहा हूं आपको। ठीक है, देखिए। इन दिस एक्ट, अभी जब हम पूरा एक्ट पढ़ेंगे, अनलेस देयर इज एनीथिंग रेप्यूगनेंट इन दी सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट, अगर कुछ और मीनिंग वहां पे कहीं दिया हुआ है तो अलग बात है, बट अगर नहीं दिया हुआ तो ये डेफिनेशन चलेगी। सबसे पहले फर्स्ट, बियर। बियर पता है क्या होता है? भालू नहीं। बियर का मतलब है, यहाँ पे लिकर की बात हो रही है, इंटॉक्सिकेटिंग वाली। ठीक है, बियर का मतलब है, एक बारी हिमाचल का पेपर दिया था मैंने, वहां पे उन्होंने बोला कि बियर बताइए कौन से सब सेक्शन में डिफाइंड है, और बियर के स्पेलिंग सच में ये लिखे हुए थे, सच में ये लिखे हुए थे। ठीक है, मुझे याद नहीं है कौन सी ईयर का पेपर था, बट यही स्पेलिंग लिखे हुए थे उन्होंने। बट मैंने तो खैर वही टिक किया, वो तो टाइपिंग मिस्टेक थी और कुछ भी नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बियर सबसे पहले हम करेंगे। हाँ जी, ठीक है, बनाया होगा। बियर होती क्या, देखी तो होगी आपने कभी सबने, बहुत टीवी पे देखिए, मैंने भी इंटरनेट पे देखी। ध्यान से देखिए, बियर मींस एल्कोहलिक बिवरेज। बिवरेज है, पीने की चीज है, बट एल्कोहलिक होती है वो। ठीक है, एल्कोहलिक। यहाँ देखिए, वैसे तो कहीं आपने देखा ना डिपार्टमेंटल स्टोर पे, वहां लिखा होता है फ्रूट बियर, वो एल्कोहलिक नहीं है। यहाँ पे बियर का मतलब क्या, ये नहीं कि वहां पे बियर लिखा है तो वो बियर यहाँ पे कवर हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ कौन सी बिवरेजेस कवर हो रही हैं, जो एल्कोहलिक होंगी। एल्कोहलिक बिवरेजेस मतलब पीने की जो चीजें हैं, एल्कोहलिक बिवरेज यहाँ पे कवर होगी। प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कौन सी एल्कोहलिक बिवरेजेस यहाँ पे कवर हो रही है, वो बिवरेजेस जो प्रिपेयर की गई है किससे, माल्ट से। क्या होता है माल्ट? आपने वो क्या कहते हैं, राइस देखे, राइस की खेती होते हुए देखी है? राइस, अब राइस को क्या किया जाता है, उसको ना सुखाया जाता है पहले, बिल्कुल ड्रेन आउट किया जाता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर उसके प्रोसेस से जब वो जो चीज बाहर आती है उसको हम कहते हैं माल्ट। ठीक है, और ग्रेन, ग्रेन तो पता है, गेहूं। आपने कभी बियर जो जैसे आप कह रहे हो ना, देखी हुई है हमने बॉटल, मतलब उस पे टीवी पे या इंटरनेट पे चेक करना, उस पे ना लिखा होता है कि ये राइस से मतलब माल्ट से बनी है या फिर वो ग्रेन से बनी है। कहीं पे अगर आप नेक्स्ट टाइम जब कभी देखोगे तो देखना, उस पे ग्रेन लिखा हुआ है या माल्ट लिखा हुआ है। माल्ट है तो इट मीन्स कि वो चावल की उससे जो होती है उन चीजों से बनी है। ग्रेन लिखा है तो इट मीन्स कि गेहूं से बनी हुई है। ठीक है, उनको सुखा के एक प्रोसेस होता है, उससे जब ले जाया जाता है वो इस फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, विद और विदाउट एडिशन ऑफ शुगर, उसमें हो सकता है उन्होंने शुगर मिलाया हो,
हो सकता है ना मिलाया, दोनों ही यहाँ पे कवर होगी, ठीक है। फर्दर एंड हॉप्स, हॉप्स क्या होते हैं? फूल, बेसिकली फूल। आपने गेहूं देखा है इस तरह से होता है ना, या चावल भी, मतलब ऐसे ऐसे से वो होता है, उसमें ऐसे से बना होता है और उसके बाहर ऐसे सी लाइन होती है, ऐसा होता है ना फ्लावर सब। देखो जब आपने अपने घर में देखा होगा वो उसके जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं, तो वो तो क्लीन किया होता है। अभी क्लीन नहीं किया तो उसमें जो बाहर की जो मटेरियल उसको हॉप्स कहते होते हैं, ठीक है। तो जब हम बना रहे हैं वो कहता है अगर उसमें विद और विदाउट हॉप्स भी है तब भी फर्क नहीं पड़ता, बेशक उसमें हॉप्स भी इंक्लूडेड है, वो फिर क्वालिटी ऑफ उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो अगर हॉप्स भी इंक्लूडेड है तब भी वो बियर रहने वाली है। एंड इंक्लूड्स, अब इस बियर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? पहला, ब्लैक बियर। ब्लैक, आपने जो बियर देखी है ना, जो आप कह रहे हो टीवी पे देखी है, तो वो जो बियर है आपने उसका जो कलर देखा होगा ना, वो बहुत मतलब लाइट सा होता है। किस तरह का? जैसे ये बैग है ना आपका, इससे भी लाइट, इससे भी लाइट, वो बहुत लाइट लाइट सा कलर होता है। कौन सा कलर हुआ? ब्राउन हुआ वो, बिल्कुल गोल्डन कलर, बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर का कलर होता है बियर का, ठीक है। बट जो ब्लैक बियर होती है वो बिल्कुल ब्लैक कलर की होती है, ये आपने टीवी पे नहीं देखी होगी। जो ब्लैक बियर होती है ये आपने टीवी पे नहीं देखी होगी, इंडिया में इतनी इजीली अवेलेबल भी नहीं हो, इजीली मतलब जो नॉर्मल वाइन शॉप्स होती है वहां पे मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, बट ये सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, ब्लैक इन कलर होती है इसलिए इसको ब्लैक बियर कहते हैं, ठीक है। बनती वैसे ही है। फिर एल, एल का मतलब है यहाँ पे वो थोड़ा ब्लैक से थोड़ा कम ब्राउन, डार्क कलर की होती है। लाइक जैसे आपने ये टॉप का कलर पहना ना, हाँ मतलब बिल्कुल ब्लैक नहीं है बट ब्राउन है इस कलर की। तो नहीं, ये कैटेगरीज हैं अलग अलग बियर की, तो ये भी बियर में कवर हो जाती है। स्टाउट और पॉटर, ये भी सेम उसी की तरह से कैटेगरीज है। कलर बियर की जो कैटेगरी है ना, एकदम डार्क जो बियर होगी उसको ब्लैक बियर कह दोगे, थोड़ी जो कम होगी उसको एल कह दोगे, तो फिर जो कम होती जा रही है वो सारी कैटेगरीज आ रही है, ठीक है। एंड सच अदर सब्सटेंस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी नोटिफिकेशन से किसी और सब्सटेंस को, इनके अलावा किसी और सब्सटेंस को बियर की कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया है तो वो भी बियर मानी जाएगी। तो आपको देखिए जितने भी हम ये डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं ना, याद कैसे रहेगी? अल्फाबेटिकली दी हुई है। अगर बियर बी से स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले हो गया, और सबसे पहली डेफिनेशन ही बियर की है, सबसे पहली डेफिनेशन है तो वैसे ही याद रह जाएगा। फिर बाकी के भी अगर आप देखो अल्फाबेटिकली चल रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत ये टू बॉटल पे मत जाना, अदरवाइज देखिए ब्रूरी एंड कलेक्टर अल्फाबेटिकली चल रहा है। तो बियर का मतलब है कोई भी एल्कोहलिक बिवरेज नहीं, कोई भी बिवरेज नहीं, सिर्फ एल्कोहलिक बिवरेजेस जो माल्ट से या फिर ग्रेन से बनाई गई है। पेपर में पूछा जा सकता है बियर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम विच, ऑप्शन दे देगा माल्ट, ग्रेन और एक दो और दे देगा आपको। तो यहाँ पे हम हमारे पास कौन सी बियर मानी जाएगी? जो माल्ट या फिर ग्रेन से बनी है, चाहे उसमें शुगर ऐड किया चाहे नहीं किया है, चाहे उसमें वो उसके फूल हॉप्स भी एडेड है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाएगी ये टिप्स पे याद रख लेना प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्लैक बियर, एल, स्टाउट, पॉटर, ये चारों चीजें याद रख लेना, ठीक है। ये कैटेगरी है फर्दर बियर की, क्वालिटी वाइज, कलर वाइज याद रख लेना। बियर क्लियर हो गया? कहां दिया हुआ है? 2A में बियर की डेफिनेशन दिया हुआ है। फिर आइए आगे, टू बॉटल, ये तो नाम से ही पता चल रहा है ना, मीन्स ट्रांसफर ऑफ लिकर फ्रॉम कास्क और अदर वेसल। कास्क क्या होता है? आपने कभी बैरल्स देखे? इतने बड़े बड़े होते हैं लकड़ी के, मूवी वगैरह कभी कोई देखी हो? मैं एक इंग्लिश मूवी देख रहा था एक बारी, वो वाइन वगैरह के ऊपर थी, वाइनरी थी उनकी वहां पे, मतलब बहुत अच्छी स्टोरी थी उसमें। वो उसको जो होता है वो ग्रेप्स वगैरह का उसने फार्मिंग किया हुआ है बहुत ज्यादा, और उसने अपनी, उसको बचपन से शौक होता है कि उसने वाइनरी खोलनी है बड़े होके। अब वो वाइनरी उसमें पूरा दिखाया हुआ है, लकड़ी के ना ड्रम होते हैं, आपने देखा होगा लकड़ी के इस तरह से ड्रम होंगे, उसके बीच में, उसको कास्क कहते हैं, लकड़ी के ड्रम्स को, उसके बीच में इनको रखा जाता है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है? टू बॉटल का मतलब है मीन्स ट्रांसफर ऑफ लिकर
फ्रॉम कास्क, यानी कि वो लकड़ी के जो कास्क हैं वहां से, और अदर वेसल टू बॉटल। अगर अब तो आजकल थोड़ा जमाना चेंज हो गया है ना, अब जरूरी नहीं है वो लकड़ी वाले ही, अगर तो वाइन बनानी है तो आज भी वो वही चलते हैं लकड़ी वाले। बट अगर आपको बियर वगैरह बनानी है तो जरूरी नहीं है कि आप लकड़ी के कास्क में ही उसको स्टोर करोगे, बड़े बड़े वो स्टील के भी आते हैं, ठीक है, उनमें भी स्टोर कर सकते हो। तो वो बड़े वाले वेसल से जब आप क्या कर रहे हो, उसको बॉटल कर रहे हो, वेसल टू अ बॉटल और अदर अप्रूव्ड रेसिप्टेकल एंड इंक्लूड्स रीबॉटलिंग। अदर का मतलब क्या है, उसमें कैन वगैरह भी आता है समथिंग, है ना, कैन वगैरह, जरूरी तो नहीं है वो कांच वाली बॉटल ही मिलती है बियर में। तो जब उसको बड़े उसमें से हम या तो किसी बॉटल में कर रहे हैं या फिर किसी अदर उसमें कर रहे हैं जो अप्रूव्ड फॉर्म है, उसको बोला जाएगा टू बॉटल। टू बॉटल का मतलब क्या हुआ, बड़े लेवल पे जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां से उसको बॉटल्स में डालना। जब हम बियर को रीबॉटलिंग कर रहे हैं, रीबॉटलिंग भी टू बॉटल का ही पार्ट है। रीबॉटलिंग कब होती है, कई बार क्या होता है वो लेबल वगैरह उसका मतलब जो ऊपर लगाया होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल, वो सपोज डिस्ट्रॉय हो गए, तो उनको वो दोबारा से लगाने पड़ेंगे। रीबॉटलिंग हो रही है किसी भी सेंस में तो इसी में कवर हो जाएगा। जो ये कांच की बॉटल होती है उसको दोबारा से यूज भी करते हैं तो वो रीबॉटलिंग में कवर हो जाएगा। तो मतलब बड़े कास्क से जब हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं बॉटल्स में या किसी अदर फॉर्म में, तो फिर वो क्या माना जाएगा, टू बॉटल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ब्रूरी। ब्रूरी, ब्रूरी क्या होता है, हम जब चंडीगढ़ से शिमला की तरफ जाते हैं तो सोलन जब हम क्रॉस करते हैं एक जगह आती है बीच में ब्रूरी, पता है आपको? हिमाचल वालों को तो पता ही होगा, या नहीं पता सच में, किस किस को नहीं पता? अच्छा, देखो जब यहां से चंडीगढ़ से शिमला जाते हो ना, नेक्स्ट टाइम आप चेक करना, जैसे ही अब तो क्या हो गया, जैसे सोलन आता है, पहले सोलन फिर बाईपास से हो जाते हैं हम, वो क्रॉस करके सोलन खत्म हो जाता है, तो 2 किलोमीटर आगे जाओगे, बीच में वो भी आता है, ट्रेन का ट्रैक भी आता है, उसको क्रॉस करके, अब तो वो फ्लाईओवर सा बना रहे हैं, वहां पे बन रहा है, बल्कि अभी भी काम चल रहा है। जब आप उसको क्रॉस करके आगे जाते हो 2 किलोमीटर, बीच में पीएनबी बैंक आता है, इस तरफ लेफ्ट साइड पे एक गेट लगा हुआ है। अरे सच में, मैं भी मत्था टेकता हूँ ना जाते हुए, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे एक गेट आता है, मोहन मिकन ऐसे करके फैक्ट्री टाइप है, उस जगह का, उस प्लेस का जो नाम है ना, दैट इज ब्रूरी। जगह का नाम ही ब्रूरी है। क्यों? क्योंकि वहां पे अब से नहीं, ब्रिटिश टाइम से फैक्ट्री है, वहां पे ब्रिटिश टाइम से फैक्ट्री है जहां पे बियर मैन्युफैक्चर की जाती है। अब तो खैर वहां पे दूसरी वाइन वगैरह, विस्की वगैरह भी होती है। सोलन नंबर 1 ब्रांड है उनका, नहीं नाम सुना हुआ मैंने भी, ठीक है। तो नहीं, सोलन नंबर 1 है, नहीं मैं श्योर हूँ सोलन नंबर 1 है, चलिए। अरे मैं श्योर इसलिए, मैंने देखा हुआ है ना वहां पे, ठीक है, इसलिए देखिए आगे। ब्रूरी मीन्स, ब्रूरी का क्या मतलब होता है, मीन्स प्रेमाइसेस वेयर बियर इज मैन्युफैक्चर्ड। ब्रूरी का मतलब आपने देखा कई बारी, जब हम ये 26 वाली लेन है वहां पे जाते हैं तो कुछ बार नहीं, कैफे वगैरह कह लो, बार कैफे जो भी है, जैसे ब्रू एस्टेट, ब्रू एस्टेट, ब्रू का ब्रूरी से ही ब्रू मिला उनको। उनकी क्या होता है, वो पहले जैसे आप अंदर जाओगे आपको वो टेस्टर्स देते होते हैं छोटे छोटे से, मतलब अरे मैं तो बता रहा हूँ आपको, ऐसा होता है, वो छोटे से ग्लासेस आपको देंगे, 4-5 फ्लेवर जो भी उनके होंगे। बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी बियर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वहां पे, उन्होंने छोटे लेवल पे ब्रूरी बनाया हुआ, खुद की बनाते हैं वो, ठीक है, अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं तो वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ आपको, इसलिए उन्होंने नाम भी देखो उससे मिलता जुलता रखा है, ब्रू एस्टेट, ठीक है। तो जहां पे बियर मैन्युफैक्चर हो रही है उसको कहते हैं ब्रूरी। तो ब्रिटिश टाइम से जो ये सोलन से आगे मैं जगह आपको बता रहा हूं, वहां पे बियर मैन्युफैक्चर हुआ करती थी, आज भी है वो फैक्ट्री, तो इसलिए उस जगह का नाम ही क्या रख दिया, ब्रूरी। अब जब नेक्स्ट टाइम जब भी जाओगे ना, तो जैसे ही वो रेलवे क्रॉसिंग है ना, उसको मेरे ख्याल से जगह को कहते हैं कंडा घाट, कंडा घाट है ना, उसको क्रॉस जब आप करोगे 2 किलोमीटर आगे जाके,
थोड़ा सा छोटी सी मार्केट टाइप आएगी, वहां पूछना किसी से कि व्हाट इज दिस प्लेस, मतलब क्या जगह का नाम क्या है, वो बताएंगे ब्रूरी है ये जगह। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऊपर फैक्ट्री है वहां पे जहां पे बियर मैन्युफैक्चर की जाती है। ब्रूरी मींस premises where beer is manufactured and includes every place therein where beer is stored or where from it is issued। तो सिर्फ मैन्युफैक्चर कवर नहीं हो रहा है ब्रूरी में, जहां पे मैन्युफैक्चर हुआ, मैन्युफैक्चरिंग के बाद स्टोर भी तो करेंगे वो उसको, तो जहां पे उसको स्टोर किया जा रहा है वो प्लेस भी ब्रूरी का पार्ट है। जहां से वो रिलीज की जा रही है, रिलीज मतलब वेयर फ्रॉम इट इज इशूड, इशूड का मतलब है इशू के लिए प्रॉपर परमिट पास दिया जाता है। एक जगह में जहां पे मैन्युफैक्चर हुआ वहां से अगर सोलन में मैन्युफैक्चर हुआ, उन्होंने शिमला भेजना है, या फिर वहां से उन्होंने इधर हमीरपुर साइड भेजना है अपनी ही स्टेट में, तो क्या होगा वहां पे वो भेजना है, तो जहां से वो इशू होगा, जहां से पास परमिट इशू होगा, वो भी प्लेस ब्रूरी का ही पार्ट है। यानी कि जो ब्रूरी है जहां पे एक्चुअल में मैन्युफैक्चर हो रही है, उसके बाद सपोज कीजिए 1 किलोमीटर आगे जाके उनका स्टोर है जहां पे उसको स्टोर करते हैं, फिर वहीं से गेट से वो रिलीज करते हैं, ऑल आर पार्ट ऑफ ब्रूरी। तो ब्रूरी इज प्लेस वेयर बियर इज मैन्युफैक्चर्ड। ये क्लियर हो गया? ब्रूरी तो पता लग गया जहां पे बियर मैन्युफैक्चर की जाती है। आगे आइए, कलेक्टर। देखिए हर एक उसमें ना ऑफिसर्स की एक हायरार्की बनी होती है। लाइक आप सीआरपीसी वगैरह पढ़ते हो, उसमें भी पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन वगैरह करता है। तो जब आपकी स्टेट में, आपने देखा है कई बार ये सुना होगा कि नकली दारू बनाते हुए पकड़े गए, या ऐसा कुछ न्यूज़पेपर में आता है, और आप इसको घर में बना भी नहीं सकते हो। बनाना तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बट आप बना नहीं सकते, क्यों? अलाउड नहीं है, परमिट नहीं है। इसके लिए प्रॉपर आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा। अगर सपोज कोई घर पे बना रहा है और पकड़ा जाता है, पकड़ेगा कौन? नॉर्मल पुलिस नहीं, कौन पकड़ेगा? एक्साइज वाले। तो एक्साइज में ऑफिसर्स की हायरार्की बनी है। आपको लाइसेंस लेना है तो कौन सा ऑफिसर लाइसेंस पे साइन करेगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या अगर पकड़ा गया तो अब इन्वेस्टिगेशन कौन सा ऑफिसर करेगा, वो पूरी हायरार्की है वहां पे। ठीक है, तो सबसे ऊपर आता है कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ एक्साइज, या फिर फाइनेंशियल कमिश्नर भी कहते हैं इसको, कमिश्नर ऑफ एक्साइज। उससे नीचे आता है कलेक्टर। कलेक्टर और कलेक्टर्स, हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कलेक्टर्स हो सकते हैं, और कलेक्टर्स के अंडर आते हैं एक्साइज ऑफिसर्स। कलेक्टर्स के अंडर कौन आएंगे? एक्साइज ऑफिसर। सबसे बड़ा कौन हो गया? पूरी स्टेट का जो एक्साइज का राजा हो गया, हेड, कमिश्नर ऑफ एक्साइज। ये पूरे उसमें गवर्न करेगा उसमें। ठीक है, फिर कलेक्टर्स एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा भी हो सकता है, अदरवाइज हर डिस्ट्रिक्ट का अलग, नहीं तो 2 डिस्ट्रिक्ट का एक भी हो सकता है। ये गवर्न करते हैं कलेक्टर्स अपने उसमें जितने भी एक्साइज ऑफिसर्स हैं। लाइक जैसे एसएचओ होता है ना किसी उसमें, और उसके अंडर जितने भी पुलिस वाले हैं सबको गवर्न कर रहा है वो, इसी तरह से ये जो कलेक्टर है, जितने भी एक्साइज ऑफिसर उसके उसमें आ रहे हैं। शिमला डिस्ट्रिक्ट है, सपोज 50 एक्साइज ऑफिसर अपॉइंट हो रखे हैं, तो सबको ड्यूटीज ये असाइन करेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कलेक्टर। कलेक्टर मींस एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट एग्जीक्यूटिव साइड का है ना ये, तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट कर रही है अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट। आगे चल के हम सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है कि कलेक्टर की अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट कैसे करेगी। यानी कि कलेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि कहां पे की जाती है, 5(2) में की जाती है। कलेक्टर की डेफिनेशन कहां दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है। क्लियर? फिर डीनेचर्ड, डीनेचर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आया हुआ है एक बार। ठीक है, सिंपल, ये नहीं पूछा कि कौन से सब्जेक्ट उसमें दिया हुआ है आपको, ये पूछा था कि क्या इसका मीनिंग होता है। डीनेचर्ड मींस इफेक्चुअल एंड परमानेंटली रेंडर्ड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। डीनेचर्ड का मतलब क्या है? इफेक्चुअली एंड परमानेंटली रेंडर्ड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। यानी कि वो कोई भी एल्कोहलिक बिवरेज जिसको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए परमानेंटली या इफेक्चुअली क्या कर दिया हुआ है?
डिक्लेयर कर दिया कि इट इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, तो वो क्या हो जाएगा, वो डी नेचर्ड माना जाएगा, डी नेचर्ड, कि ये पीने लायक नहीं है। डी नेचर्ड, आपको पता है ये जो लिकर्स या स्पिरिट्स वगैरह होते हैं ये मेडिकल प्रोफेशन में भी यूज होते हैं। ये जो चीजें हैं ये मेडिकल प्रोफेशन में भी यूज होते हैं। जो पीने लायक नहीं है वो वहां पे हो जाएंगे। कैसे क्या वो बाद में देखते हैं, ठीक है। अभी के लिए याद रखिए डी नेचर्ड का मतलब है विच इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। याद रहेगा, भूलने वाली चीज नहीं है, टिप्स पे याद रख लेना। आगे आइए, डिस्टिलरी, ब्रूरी पता लग गया आपको, जहां पे बियर मैन्युफैक्चर होती है। डिस्टिलरी मींस प्रेमाइसेस वेयर spirit is manufactured and includes every place therein where it is stored or from where it is issued। सेम नजर आ रहा है, बस डिफरेंस क्या है, ब्रूरी हम कहते थे जहां पे बियर मैन्युफैक्चर की जाती है। बियर क्या होती है, जो माल्ट से या फिर ग्रेन से बन रही है। बट यहां पे बियर मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहा, वो यहां पे क्या बात कर रहा है, स्पिरिट मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है। स्पिरिट में क्या क्या चीजें आ जाती है, स्पिरिट में विस्की आ जाती है, स्पिरिट में वोडका आ जाती है, स्पिरिट में जिन आ जाती है, ठीक है। तो ये जो बिवरेजेस हैं मैंने पढ़ा हुआ है इसलिए मुझे सब पता है, ठीक है। स्पिरिट में ये सब चीजें आ जाती होती हैं। क्लियर हो गया आपको। तो वो प्लेस जहां पे स्पिरिट मैन्युफैक्चर हो रहा है, सपोज कीजिए जैसे अब वाइन वगैरह या विस्की की बात करें, ये सोलन नंबर 1 इज विस्की। बेशक जगह का नाम ब्रूरी है वहां पे, बट वो तो पहले सिर्फ बियर मैन्युफैक्चर करते थे ना, बट अब उन्होंने क्या कर दिया, अब वो विस्की मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो अगर वो विस्की भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या विस्की मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस पर्पसेस के लिए वो क्या हो जाएगा, डिस्टिलरी। बिकॉज क्यों, क्योंकि वो प्लेस बन चुका है जहां पे स्पिरिट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। तो यहां पे बेरेक्ट में लिख लीजिए, बेरेक्ट में लिख लीजिए, स्पिरिट इंक्लूड्स शुभम मैसेज कर रहा है मोहन मिकन ब्रूरी, पूरा नाम बता रहा है उसका। तो आज आया नहीं है तो शायद वहीं तो नहीं पहुंचे हुए। चलो अच्छी बात है, नॉलेज है, होनी भी चाहिए। लिखिए स्पिरिट इंक्लूड्स ब्रांडी। ब्रांडी तो पता है ना, बचपन में छोटे बच्चों को भी दे देते हैं कि खांसी जुकाम वगैरह हो रहा है तो एक ढक्कन पिला देते हैं, ठीक है। तो ब्रांडी, रम, जिन, वोडका एंड विस्की। जिन, जिन नहीं सुना कभी, वोडका सुना हुआ है, विस्की सुना हुआ है और ब्रांडी भी सुना होगा। जिन, बॉम्बे फायर वगैरह ऐसा कुछ नाम नहीं सुना कभी, ब्लू से कलर की या वाइट भी होती है, ऐसी बात नहीं है, सुना है? हाँ, टकीला भी होती है, बिल्कुल होती है। देखो कितने एडवांस बच्चे हैं। हाँ ठीक है। तो ये स्पिरिट जितने भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जिन वोडका की तरह ही होती है, व्हाइट से कलर की होती है। बेसिकली ये डिफरेंस है, वोडका वगैरह आप जूस में मिला रहे हो, किसी भी चीज में पी रहे हो। जिन अच्छी तब लगती है, कहते हैं टोनिक वाटर आता है, अरे आपको सब पता है, टोनिक वाटर आता है उसमें मिला के पीते होते हैं, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट। मैंने तो पढ़ा हुआ है ना सारा कुछ, मैं तो नॉलेज गेन की है सिर्फ। एक्साइज ड्यूटी देखिए आगे क्या होता है। आपको ये क्लियर हो गया, डिस्टिलरी क्या होता है जहां पे स्पिरिट मैन्युफैक्चर किया होता है, ब्रूरी क्या होता है जहां पे बियर मैन्युफैक्चर। ये प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन, और बच्चे भूल जाते हैं, क्यों, क्योंकि फास्ट फास्ट पढ़ा होता है। इतने इंटरेस्ट से तो कभी नहीं पढ़ा जितने से आप पढ़ रहे हो। हाँ चलिए, अब आप कहोगे कल आईपीसी से भी अच्छा सब्जेक्ट है ये। हाँ, वो क्या मार धाड़ लगी हुई थी, कभी मार रहे थे कभी किडनैप कर रहे थे, यहाँ बढ़िया है ना। चलिए, एक्साइज ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी आपको क्लियर हो चुका है ना। बट यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी मीन्स एनी सच एक्साइज ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी एज द केस मे बी, एज इज मेंशन्ड इन एंट्री 51 ऑफ लिस्ट 2 ऑफ द 7th schedule टू द कॉन्स्टिट्यूशन। 7th schedule टू द, ये याद रख लेना। यहाँ पे एक्साइज या काउंटर वेलिंग का क्या मतलब है, एंट्री नंबर याद रख लेना टिप्स पे, 51 लिस्ट 2
आपका शेड्यूल 7 में लिस्ट दिया हुआ है ना, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या फिर कंकरेंट लिस्ट, तो उसमें लिस्ट 2 में आपके पास 7th शेड्यूल में दिया हुआ है काउंटर वेलिंग एंड एक्साइज ड्यूटी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आइए, एक्साइज ऑफिसर। आपको अभी बताया कि वो हायरार्की होती है, सबसे ऊपर फाइनेंशियल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ एक्साइज, दूसरा कलेक्टर एंड तीसरा एक्साइज ऑफिसर। तो एक्साइज ऑफिसर क्या होगा? मींस एनी ऑफिसर और पर्सन अपॉइंटेड और इन्वेस्टेड विद द पावर्स अंडर सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट। तो अपॉइंटमेंट ऑफ एक्साइज कमिश्नर कहां पे हो रही है, सॉरी एक्साइज ऑफिसर कहां पे हो रही है? 6 में हो रही है। तो आपने इससे पहले कलेक्टर की अपॉइंटमेंट पढ़ा था, वो कहां पे हो रही है? 5(2) में हो रही है। टिप्स पे याद रख लेना, बहुत बारी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं ये पॉइंट्स, छोटे छोटे से पॉइंट्स है बट पूछे जाते हैं। आगे आइए, एक्साइज रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू का नहीं, जरूरी नहीं टैक्स, हाँ हर चीज का, स्टेट गवर्नमेंट को जहां से भी पैसा मिल रहा है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो गया। तो एक्साइज की जब ड्यूटी लगाई जा रही है तब भी उसको पैसा मिल रहा है, एक्साइज ड्यूटी की फॉर्म में, काउंटर वेलिंग ड्यूटी की फॉर्म में। किसी के ऊपर कोई फाइन वगैरह लगाया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी पैसा मिल रहा है, वो सब क्या हो जाएंगे? रेवेन्यू हो जाएगा, गवर्नमेंट की इनकम हो जाएगी रेवेन्यू। मींस रेवेन्यू डिराइव्ड और डिराइवेबल फ्रॉम एनी पेमेंट, ड्यूटी, लाइसेंस फीस, अदर फी लेविड और पेबल, फाइन और पेनल्टी इम्पोज्ड और कन्फिस्केशन ऑर्डर्ड अंडर दिस एक्ट। कन्फिस्केशन क्या होता है आगे जाके एक चैप्टर पढ़ेंगे उसका, सीज कर देना एक तरह से, बाद में डिटेल में देखेंगे। तो उसको छुड़वाने के लिए जो भी पैसा पे किया जा रहा है, गवर्नमेंट को किसी तरह की पेमेंट की जा रही है इस एक्ट में, ड्यूटी, लाइसेंस फी, अदर फीस, कुछ भी गवर्नमेंट लाइसेंस इशू कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेल के लिए या किसी भी पर्पस के लिए, तो बदले में जो पैसा मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे? एक्साइज रेवेन्यू, क्योंकि एक्साइज एक्ट के थ्रू आ रहा है, एक्साइज एक्ट में जो चीजें दी हुई हैं उसके थ्रू आ रहा है, अंडर दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर। बट वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक्साइज रेवेन्यू क्या होता है, but does not include a fine imposed by court of law. This is very important. Fine imposed by court of law, यानी कि गवर्नमेंट ने किसी के ऊपर फाइन लगा दिया, कोई पकड़ा गया मैन्युफैक्चर करते हुए, गवर्नमेंट ने पेनल्टी लगा दिया, दिस इज रेवेन्यू। गवर्नमेंट ने लाइसेंस इशू किया, पैसा लिया सामने वाले से, दिस इज एक्साइज रेवेन्यू। अब किसी को पकड़ लिया, उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, ट्रायल कहाँ? ट्रायल तो कोर्ट में आपके पास चलना है ना कल को। तो जब ट्रायल चल रहा है, आपने फाइन लगा दिया उसके ऊपर, कोर्ट ने इंपोज जो फाइन किया है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं है, यानी कि वो एक्साइज रेवेन्यू में नहीं आएगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि फाइन imposed by the court is not included in the definition of excise revenue. prelims में पूछा जाता है, याद रहेगा। नेक्स्ट चलिए, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स टू टेक आउट ऑफ हिमाचल प्रदेश अदरवाइज देन अक्रॉस अ कस्टम फ्रंटियर एज डिफाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो कह रहा है, देखिए स्टेट के जो बॉर्डर्स होते हैं ना, स्टेट के बॉर्डर से हम उसको बाहर लेके जा रहे हैं, किसको? किसी भी बियर को या फिर किसी भी जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम, स्पिरिट वगैरह, ठीक है, इनको जब स्टेट की बाउंड्री से बाहर लेके जा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे एक्सपोर्ट। जब बाहर से लेके आ रहे हैं उसको हम कहेंगे इंपोर्ट। ये तो सिंपल है, ठीक है। आगे आइए, फाइनेंशियल कमिश्नर पता होना चाहिए आपको, हायरार्की बताया, फाइनेंशियल कमिश्नर सबसे ऊपर, फिर कलेक्टर और फिर एक्साइज ऑफिसर। मींस द एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5, यानी कि सेक्शन 5 के सब सेक्शन 1 में किसकी अपॉइंटमेंट होती है? फाइनेंशियल कमिश्नर की। सेक्शन 5 के सब सेक्शन 2 में किसकी अपॉइंटमेंट होती है? कलेक्टर की। सेक्शन 6 में किसकी अपॉइंटमेंट हो रही है? एक्साइज ऑफ, एक ही सीक्वेंस में है वो, ठीक है, याद रख लेना उसको। फिर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट पढ़ा था, इंपोर्ट तो सेम हो गया, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है वहां पे जा रहा था। इंपोर्ट एक्सेप्ट इन द फ्रेज इंपोर्ट इनटू इंडिया मींस, अगर कहीं पे आगे लिखा हुआ ना इंपोर्ट इनटू इंडिया, तो वो तो बाहर से इंडिया में लेके आ रहे हैं, बट ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ थ्रू आउट द एक्ट। तो इंपोर्ट का मतलब होगा टू ब्रिंग इनटू हिमाचल प्रदेश अदरवाइज देन अक्रॉस अ कस्टम फ्रंटियर्स एज डिफाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि अगर मैं हरियाणा से हिमाचल में कोई चीज नहीं, ये बियर स्पिरिट वगैरह,
लेके आ रहा हूं, परचेज कर रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा, इंपोर्ट करना हो जाएगा फॉर द पर्पसेज ऑफ सेल वगैरह। ठीक है, आगे लाइसेंस। लाइसेंस मींस लाइसेंस ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में लाइसेंस ग्रांट किया जाता है। आपने अगर वाइन शॉप खोलनी है कल को, तो बिना लाइसेंस के थोड़ा ना खोल सकते हो। आप एक्साइज डिपार्टमेंट से लाइसेंस लोगे और वो लाइसेंस इस एक्ट में आपको ग्रांट करेगा। आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इस एक्ट में किस किस चीज के लिए लाइसेंस है, क्या उसकी फॉर्मेलिटीज हैं, क्या प्रोसीजर है, आगे पढ़ेंगे हम। बट लाइसेंस का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। बेसिकली आपको परमिट किया जा रहा है कि ये चीज आप कर सकते हो। ठीक है, फिर लिकर, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। बियर पढ़ा हमने पहले, हमने बियर पढ़ा, फिर डिस्टिलरी पढ़ा, अब हम लिकर पढ़ रहे हैं। अब हम लिकर पढ़ रहे हैं। लिकर क्या होता है, देखिए, लिकर मीन्स इंटॉक्सिकेटिंग लिकर। लिकर मीन्स इंटॉक्सिकेटिंग लिकर एंड इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें इसमें आएगा, ऑल लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ और कंटेनिंग एल्कोहल। वो सभी लिक्विड जिसमें एल्कोहल कंटेन्ड है, एग्जिस्ट है। ठीक है, वेदर ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन और बाय सब्सिक्वेंट डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन अभी डिस्टिलरी पढ़ा था ना हमने, और डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है। फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है उसको जब कास्क वगैरह में आप बंद कर देते हो ना सालों के लिए, उसमें बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया उसको मतलब वो सड़ जाती हैं चीजें अंदर, और फिर वो बैक्टीरिया से बनती होती है लिकर। ठीक है, अब आपने कभी वो देखा है जो विस्की या कुछ होता है उस पर लिखा होता है एज्ड, एज लिखी होती है उस क्या होता है उस एज का मतलब उतने टाइम के लिए उसको फर्मेंट करके रखा गया। अब देखिए वो तो सपोज कि जब वो करते हैं ना अब उसको फर्मेंटेशन के प्रोसेस, तो ये तो देखो छोटा सा रूम है हमारे पास, उनके पास बड़े बड़े गोडाउन होते हैं फैक्ट्रीज में जब उसको फर्मेंटेशन करेंगे। अब उसमें सपोज कीजिए उन्होंने एक लॉट ऐसे रूम में रख दिया, दूसरा लॉट अगले में रख दिया, तीसरा लॉट अगले में रख दिया। अब जब इस वाले रूम से वो फर्मेंटेशन को प्रोसेस करके बॉटल्स में भरेंगे, 2 बॉटल करेंगे, उसमें हो सकता है साल भर लग जाए उनको, 6 महीने लग जाए, ज्यादा भी लग सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा स्टॉक है उनके पास, क्योंकि अपने पास थोड़ा ना रखना है, वो तो कहीं तो एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो जो एज्ड होता है ना उसका मतलब होता है उस पूरे फर्मेंटेशन वाले लॉट में से, उस पूरे फर्मेंटेशन वाले लॉट में से जो यंगेस्ट बॉटल है, यंगेस्ट मतलब जो सबसे पहले बॉटल भरी गई थी, उसकी एज कितनी, मतलब जो सबसे पहले अगर बॉटल भरी गई वो 8 ईयर तक फर्मेंटेशन हुई है उसकी, तो एज सभी उस लॉट की सभी विस्कीज की जो एज होगी, चाहे उसको 9 साल लग गए, 10 साल लग गए उसको करते हुए प्रोसेस को, वो 8 ईयर्स ही लिखी जाएगी। तो यंगेस्ट वो मतलब फर्मेंटेशन के प्रोसेस वगैरह के लिए होता है। ठीक है अब यहाँ पे वो कह रहे हैं अगर किसी भी लिकर में वो सब चीजें इंक्लूड हो जाएगी, ऑल लिक्विड्स कंसिस्टिंग कंटेनिंग एल्कोहल वेदर ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन, चाहे हमने फर्मेंटेशन से उसको ऑब्टेन किया है और बाय सब्सिक्वेंट डिस्टिलेशन। और बाय सब्सिक्वेंटली डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है। डिस्टिलेशन आपने देखा होगा, डिस्टिलेशन बेसिकली ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हो, लिक्विड डालते हो, लिक्विड को गर्म किया जाता है, बॉयल किया जाता है, फिर उससे वेपर बनता है, उस वेपर को किसी उसमें इकट्ठा किया जाता है, वो वापस से लिक्विड बन जाता है। आपने कभी वो देखा है हाईवे पे जा रहे होते हैं, गुड़ बना रहे होते हैं वहां पे, वो गुड़ बना रहे होते हैं, वो भी थोड़ा मिलता जुलता प्रोसेस होता है, उसमें से भी जो गुड़ से भी बनती होती है, हाँ बनती होती है। ठीक है, वो भी कैसे होगा, डिस्टिलेशन के प्रोसेस से होगा। डिस्टिलरी एक वो जगह का नाम है, डिस्टिलरी वो जगह का नाम है जहां पे स्पिरिट मैन्युफैक्चर किया जाता है, और डिस्टिलेशन एक प्रोसेस का नाम है। डिस्टिलेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सब्सिक्वेंट डिस्टिलेशन यानी कि जो ये फर्मेंटेशन कर दिया उसमें बैक्टीरिया लगा हुआ है 8 साल से 10 साल से 15 साल से, अब ऐसे थोड़ा ना ऐसी बोतल भर दी जाएगी, उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्टिलेशन प्रोसेस से लेके जाना, तभी तो फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होगी वो चीज। यानी कि उसको बॉयल करेंगे इतने लेवल पे, फिर उसमें से
वेपर भाप निकलेगी, उसको वापस लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है, कह सकते हो एक तरह से, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो जाएगा सब्सिक्वेंट डिस्टिलेशन, एंड ऑल्सो इंक्लूड्स एनी सब्सटेंस विच द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर टू बी लिकर। तो कोई और सब्सटेंस अगर गवर्नमेंट कहती है लिकर है तो वो भी लिकर हो जाएगा। तो लिकर का मतलब हुआ वो सभी एल्कोहलिक बिवरेजेस जो बेशक फर्मेंटेशन से हुआ है या फिर किसी और डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजरा हुआ है, तो वो कहां आ जाएगा, इस डेफिनेशन में आ जाएगा। अब जब बियर मैन्युफैक्चर किया जाता है उसको भी तो डिस्टिलेशन के प्रोसेस से लेके जाते हो, वो भी तो एल्कोहलिक बिवरेज है, तो क्या वो लिकर में काउंट होगा या नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन आ जाता है ना, यहाँ पे तो अलग अलग डिफाइन कर दिया इन्होंने, बियर अलग दे दिया, लिकर अलग दे दिया, तो क्या वो इसमें कवर होगा या नहीं होगा, लिखिए उसके लिए दो लाइंस, उसके लिए लिखिए। लिकर इज द टर्म, लिकर is a term that includes spirits and other alcoholic liquids, while spirit are a type of alcoholic beverage that are produced through distillation, produced through distillation. Therefore, liquor is wider term, wider term which includes spirit and beer. केस लॉ लिखिए। मेसर्स मेसर्स मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह नाम भी याद रह जाएगा आपको, हरदयाल सिंह एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, लैंडमार्क है, वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब ये मत बोलना हिमाचल का केस नहीं है, मेंशन कर सकते हो आप, ठीक है। वो हाँ हाँ कोई बात नहीं फिर, हाँ उससे पहले का भी नहीं, 1967 का है, 1967 इसमें लिखिए। ये पंजाब में भी तो एक्साइज लगता है, वहां पे भी तो बियर मैन्युफैक्चर होती है, सब चीजें होती है, ठीक है। द फैक्ट दैट द फैक्ट दैट the beer has been defined in the act separately does not itself show that beer and liquor are two different things wholly independent of each other, does not, को अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। therefore
देयरफॉर लिकर इंक्लूड्स बियर या फिर स्पिरिट, क्योंकि लीकर की डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है, लीकर की डेफिनेशन से पता चल रहा है, उसने बोला कि कोई भी डिस्टिलेशन का सब्सिक्वेंट प्रोसेस या फिर फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस से अगर कोई भी अल्कोहलिक बिवरेज बना रहे हो वो लीकर ही होगा। तो बियर इज ऑल्सो लीकर। अगर कुछ और खरीद रहे हो, जिन खरीद रहे हो, विस्की खरीद रहे हो, वो भी क्या हुआ, वो भी लीकर हुआ, क्योंकि सभी को इस प्रोसेस से होके जाना पड़ता है। तो लीकर एक जनरल टर्म है और जो वो है वो स्पेसिफिक टर्म है उन चीजों के लिए। आगे आइए, मैन्युफैक्चर। डिस्टिलेशन तो क्लियर हो गया ना आपको, डिस्टिलेशन लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हो उसी के नीचे, या बेयर एक्ट पे लिख लीजिए, ये डिस्टिलेशन का मीनिंग लिख लीजिए यहाँ पे, बेयर एक्ट में लिखिए, डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग, डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, the conversion of liquid into vapor, the conversion of liquid into vapor that is subsequently condensed back to liquid form, that is subsequently condensed back to liquid form। चलिए नेक्स्ट है, डेफिनेशन तो एटलीस्ट खत्म करेंगे आज हम, ठीक है, थोड़ा सा रह गया अब आगे। मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स एनी प्रोसेस वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल sorry, whether natural or artificial, by which any liquor is produced or prepared, and also redistillation and every process for the rectification, reduction, flavoring, blending, coloring, bottling of liquor, इस ये सब मैन्युफैक्चर में आ जाएगा। रीडिस्टिलेशन क्या होता है, जब ये बन जाती है ना चीजें बिना चेक किए हुए कि क्या वो प्रॉपर टेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तब तक ये पास नहीं होती है, वो लॉट तब तक आगे नहीं जाएगा। तो जब वो टेस्ट के बाद उनको लग रहा है कि यस दिस इज दी प्रॉपर क्वालिटी, क्वालिटी इंस्पेक्शन टीम होती है हर उसमें, उनको लगेगा कि ये वही क्वालिटी है जो हम मैन्युफैक्चर करना चाह रहे थे, ठीक है, नहीं तो उसको फिर रीडिस्टिलेशन दोबारा से उस प्रोसेस में लेके जाएंगे जब तक वो नहीं आ जाएगा। और कई बार क्या होता है, एवरी प्रोसेस फॉर दी रेक्टिफिकेशन, रिडक्शन, फ्लेवरिंग, ब्लेंडिंग, कलरिंग, बॉटलिंग, फ्लेवर भी तो किया जाता है उसको, वोड का ले रहे हो प्लेन भी आती है, लेमन फ्लेवर भी आती है, दूसरे फ्लेवर भी आते हैं उसमें, तो वो फ्लेवर डाला जा रहा है ताकि टेस्ट ठीक लगे सामने वाले को। कलरिंग, कलर वगैरह दिया जा रहा है उसको, जैसे मैं वो जिन की बात कर रहा था ब्लू से, वैसे तो व्हाइट होती है उसको निकालो तो, बट बॉटलिंग ऑफ लिकर, जो हम बॉटलिंग भी कर रहे हैं ना, उसको रीबॉटल कर रहे हैं या टू बॉटल कर रहे हैं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। ये नहीं कि वो हमने बनाया लिकर वही मैन्युफैक्चरिंग हुई है, उसको बॉटल्स में डालना वो भी मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। तो मैन्युफैक्चर क्लियर हो गया। आगे देखिए, मेडिकल प्रेपरेशंस एंड टॉयलेट प्रेपरेशन, मैंने आपको बताया ना ये मेडिकल्स में भी स्पिरिट वगैरह यूज होते हैं, टॉयलेट्स वगैरह में भी स्पिरिट्स यूज होते हैं, ठीक है। लाइक आप अपने घर में अगर वो तेजाब वगैरह पहले जो चला करता था वो भी एक स्पिरिट है, ठीक है। तो मेडिकल प्रेपरेशन एंड टॉयलेट, यहाँ पे हम पढ़ेंगे नहीं उसके बारे में कुछ भी, वो नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, हमने पढ़ लिया ये चीज। यहाँ पे तो सिर्फ जो लीकर एल्कोहलिक बिवरेजेस तैयार हो रही है उसी को पढ़ेंगे ना, तो ये सिर्फ आपको इतना मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, shall have the same meaning as assigned to them under the Medical and Toilet Preparation Excise Duties Act 1955, यानी कि इनके लिए अलग से एक्साइज ड्यूटीज एक्ट है 1955 वाला, तो ये यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल होगा, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं अल्कोहलिक बिवरेजेस उन पे नहीं लगेगा। तो टॉयलेट प्रेपरेशंस या फिर मेडिसिनल प्रेपरेशंस के लिए ये वाला एक्ट लगेगा। एक्ट का नाम याद रख लेना, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि इसके लिए कौन सी एक्साइज ड्यूटी एक्ट लगता है, 1955 का एक्ट है, नाम याद रख लेना। इसके अलावा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोलेसिस क्या बना,
गुड़ से भी तो बनाते हैं हम। मोलेसिस क्या होता है वैसे? मींस हैवी डार्क कलर्ड विस्कस। अब ये डार्क कलर, आपने कभी देखा गुड़ को जब वो गर्म किया जाता है तो उसके बहुत थिकनेस हो जाती है उसकी, उसमें लिक्विड में। गुड़ को जब आप गर्म करते हो ना, उसमें ना एक डार्क डार्क कलर, मतलब ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का एक थिक प्रोडक्ट आउट आता है, बाहर निकलता है, जिसको बहुत ही ज्यादा थिक होता है वो। इस चीज के लिए वो कह रहा है मोलेसिस का मतलब क्या है, मींस हैवी डार्क कलर्ड विस्कस लिक्विड produced in the final stage of manufacture of good sugar including खंडसरी sugar, ये याद रखना पड़ेगा, from sugar cane or good when liquid as such or in any form or admixture containing sugar which can be fermented, जिसको fermentation की जा सकती है। यानी कि ये मोलेसिस का मतलब है वो थिक पार्ट, जब हम गुड़ बनाते हैं शुगर केन से, पहले तो रस निकालते हैं उसका, फिर जब उसको गर्म किया जाता है ना, तो उसको गर्म करने के बाद एक बहुत ही काले रंग का डार्क सब्सटेंस सा निकलता है, उसको मोलेसिस कह रहा है। अगर उसको हम इस प्रोसेस से लेके जाएंगे फर्मेंटेशन वगैरह के, तो वो लिकर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर नहीं लेके जाएंगे इस प्रोसेस में तो वो गुड़ रह गया आपके पास। ठीक है, तो उस थिक डार्क जो वो है लिक्विड, उसको हम कह रहे हैं क्या यहाँ पे? मोलेसिस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट। बहुत बड़ा है? नहीं नहीं, बहुत सारे नहीं है ये, आगे फास्ट फास्ट वाले हैं, देखिए जल्दी से। 5 मिनट और लगेंगे मैक्सिमम, सच में 5 मिनट लगेंगे। देखिए, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मीन्स अ नोटिफिकेशन इशूड अंडर दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर अंडर एंड पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट में कोई भी रूल्स बनाया और वो पब्लिश कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? नोटिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है। फिर पास क्या होता है? आप कभी गाड़ी की सर्विस करवाने गए हो, बाइक की सर्विस करवाने गए हो, वो गेट पास दिया करते हैं आपको कि इस बाउंड्री से तभी बाहर जा पाओगे जब आपके पास वो पास होगा। तो ऐसे ही मींस डॉक्यूमेंट विच एक्चुअली, वो डॉक्यूमेंट विच एक्चुअली ऑथोराइजेस द रिमूवल और ट्रांसपोर्ट ऑफ लिकर। एक पास दिया जाता है जो कि वो एक्साइज ऑफिसर ही देगा कि आप इसको रिमूव कर सकते हो। ये नहीं कि आपने मैन्युफैक्चर किया, किसी भी तरह का प्रोडक्ट है उसको रिमूव कर लीजिए, नहीं। उसके रिमूवल के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहले आपको डिपार्टमेंट से पास लेना पड़ेगा। ठीक है। फर्दर, परमिट। परमिट मींस नो ऑब्जेक्शन स्टेटमेंट, एनओसी, इशूड बाय द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिस्टिलेशन concerned or an officer authorized in this behalf in the import and transport of liquor and includes document authorizing possession of liquor exceeding the limit of resale। मतलब काइंड ऑफ मिलता जुलता हो गया, बट ये है किस पर्पजेस के लिए? रिमूवल के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बट परमिट किस चीज के लिए? परमिट इज बेसिकली एनओसी। किस पर्पसेस के लिए एनओसी दी जा रही है? ये सभी पर्पसेस उसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये एनओसी आपको दी जा रही है। क्या दोबारा से बताऊं? मींस अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशूड बाय, कौन कर रहा है? कलेक्टर इशू कर रहा है, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिस्टिलेशन कंसर्न्ड और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ इन द इंपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लिकर एंड इंक्लूड्स अ डॉक्यूमेंट ऑथराइजिंग पोजेशन of liquor exceeding the limit of retail sale। रिटेल सेल से ज्यादा अगर आपके पास कोई लिकर है, रिटेल सेल से ज्यादा अगर आपके पास कोई लिकर है, आपको परमिट लेना पड़ेगा। एक लिमिट होती है कि इससे ज्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? परमिट हो जाएगा। और बाकी अगर आप उसको, एनओसी क्या है? ट्रांसपोर्ट के लिए भी, इंपोर्ट के लिए भी, बाकी सभी चीजों के लिए एनओसी है, तो इसको परमिट कह देते हैं। और पास हो जाएगा जो वो डॉक्यूमेंट जो सिर्फ रिमूवल के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए। प्लेसेस। प्लेसेस इंक्लूड्स बिल्डिंग, शॉप, टेंट, एनक्लोजर, बूथ, व्हीकल, वेसल, बोट, राफ्ट। ये सब प्लेसेस में आ जाएंगे। प्रीलिम्स के लिए याद रख लेना। मैंने फास्ट करवा दिया तो ये मत सोचना नॉट इंपॉर्टेंट। आपको नॉर्मल पूछ लेता है, वो बताइए प्लेसेस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगा। प्लेस मतलब वो सभी प्लेसेस जहां पे इन चीजों को स्टोर किया जा सकता है। तो वो तो किसी वेसल में भी कर सकते हो, व्हीकल में भी कर सकते हो, बोट एंड ड्राफ्ट। कल को अगर उसने लिखा है कि
एक्साइज ऑफिसर ने कहीं से भी एक्सेस क्वांटिटी में लीकर वगैरह पकड़ी तो ये पनिशमेंट है, किसी भी प्लेस से पकड़ी तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो तो प्लेस ही नहीं है, वो तो गाड़ी में पकड़ी गई है, तो प्लेस की डेफिनेशन में सब आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए, प्रेस्क्राइब्ड मींस प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, छोड़ दीजिए बेशक। सेल इंक्लूड्स एनी ट्रांसफर अदरवाइज देन बाय वे ऑफ गिफ्ट। सेल का मीनिंग तो पता है ना, गिफ्ट क्या होता है, जो ग्रेटिशियस बिना पैसे के, यहाँ पे अदरवाइज देन गिफ्ट है तो वो क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। स्टेट मींस स्टेट ऑफ एचपी, स्टेट गवर्नमेंट मींस गवर्नमेंट ऑफ एचपी। फिर आगे आ जाइए, बस थोड़ा सा रह गया, देखिए कितना। स्पिरिट क्या होता है, स्पिरिट का मीनिंग है मींस एनी लिकर कंटेनिंग एल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन वेदर डीनेचर्ड और नॉट, वो सभी स्पिरिट की कैटेगरी में आएंगे, चाहे डिस्टिलेशन से ऑब्टेन किया चाहे कैसे में भी ऑब्टेन किया है, तो ये डेफिनेशन होगी। स्पिरिट ऑब्टेन करके हम क्या बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वो विस्की ब्रांडी वो सब स्पिरिट में आ जाएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। मींस एनी लिकर, तो वो सभी लिकर की कैटेगरी में आ रहे। कंटेनिंग एल्कोहल ऑब्टेन्ड, कैसे ऑब्टेन किया वो एल्कोहल हमने, डिस्टिलेशन से, वेदर डीनेचर्ड और नॉट, चाहे वो फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है चाहे नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, स्पिरिट तो वो फिर भी रहेगा ना। आगे देखिए, ट्रांसपोर्ट मींस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन स्टेट। विद इन स्टेट, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ, विद इन स्टेट। ठीक है, व्हीकल मींस व्हील्ड कन्वीनियंस of any description which is capable of being used for movement and includes aircraft, boat, vessel, raft, motor vehicle, cart, any carriage by cattle। तो ये तो सिंपल है, व्हीकल में क्या क्या आ जाएगा, बट ये पेपर में पूछे जाते हैं कि व्हीकल इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग या डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये सभी तो दिए होंगे, एक कुछ अलग सा ऑप्शन होगा, तो इनको एक बारी ध्यान से मन में बिठा के पढ़ लेना प्रीलिम्स के लिए। वेयर हाउस क्या होता है ये तो पता ही होगा आपको, मींस प्लेस वेयर स्टोरेज ऑफ लिकर इज परमिटेड एंड इंक्लूड्स अ रेलेवेंट पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड, वो नेक्स्ट डेफिनेशन के लिए एंड। तो आपको ये क्लियर हो गया कि जहां पे लिकर को स्टोर किया जा रहा है वो वेयर हाउस हो गया। इनके सब सेक्शंस याद रख लेना। लास्ट, जहां पे बियर मैन्युफैक्चर किया जाता है ब्रूरी, जहां पे स्पिरिट मैन्युफैक्चर किया जाता है डिस्टिलरी। लीकर क्या हो गया, वो सब इसमें इंक्लूड हो गया, जो भी अल्कोहलिक बेवरेज है वो लीकर ही है। वाइनरी क्या होती है, जहां पे वाइन मैन्युफैक्चर की जाती है, रेड वाइन होती है, व्हाइट वाइन भी होती है। ठीक है, तो जहां पे वाइन मैन्युफैक्चर की जाती है, वाइनरी मींस प्रेमाइसेस वेयर वाइन इज मैन्युफैक्चर्ड एंड इंक्लूड्स एवरी प्लेस देयर इन वेयर इट इज स्टोर्ड और फ्रॉम वेयर इट इज इशूड। सेम मीनिंग है, बस इतना डिफरेंस है कि वाइन को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, और अगर वाइन को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और उसमें एल्कोहल इंक्लूडेड है, वो भी लिकर में इंक्लूड हो जाएगा। तो लिकर तो एक वाइडर टर्म हो गया ना, जिसमें सब चीजें आ रही हैं, चाहे वो बियर है, चाहे वो स्पिरिट है, चाहे वो वाइन है। तो जहां वाइन मैन्युफैक्चर की जाती है वाइनरी, जहां बियर मैन्युफैक्चर की जाती है ब्रूरी, और जहां पे कोई भी स्पिरिट मैन्युफैक्चर किया जा रहा है उसको डिस्टिलरी कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन वाला पार्ट हमने पढ़ लिया। इससे आगे फिर कल की क्लास में करते हैं, इसको रिवाइज करके लाना, खास करके सेक्शंस वगैरह।